अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने 4.1 से 4.5 तक के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किए थे। चैप्टर नंबर 4 के 4.1 से 4.5 तक हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हमने 4.6 से 4.10 तक के न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल करने हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल्स को जब भी आप करने लगो तो आपने ये जो बातें मैं अब बताऊँगा आपको, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो आपका एक तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, दूसरी बात ये कि आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे, और तीसरी बात न्यूमेरिकल को आसान तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करता हूँ। तो न्यूमेरिकल जब भी आपने करना है तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से आपने पढ़ना है। अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को गलत पढ़ लेते हैं, या न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते, यानी उसको समझ नहीं पाते। तो जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगी तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। अब वो बात जो अक्सर बच्चों का न्यूमेरिकल जिससे गलत हो जाता है, यानी सारे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि बच्चे फार्मूला सही तरह से पुट नहीं करते, यानी फार्मूला उन्होंने गलत लगा दिया। अब गलत फार्मूला लगाने से क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर एक रट्टा मारा हुआ था, आंसर निकाल दिया, लेकिन उसका मेथड गलत है। तो जब न्यूमेरिकल का मेथड गलत होगा तो न्यूमेरिकल जो है वो आपका गलत होगा, ये न्यूमेरिकल में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। तीसरी बात जो कि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स जो है हमने कैसे हासिल करने हैं। तो न्यूमेरिकल में जब हमने फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो इसका तरीकाकार ये होगा कि न्यूमेरिकल को आपने इस पैटर्न से हल करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यानी आपने सबसे पहले लिखना होता है गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद आपने क्या करना होता है? कैलकुलेशन करना होता है। यानी इन तीन चीज़ों को आपने पहले ज़हन नशीन करना है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है? गिवन डाटा लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि टू फाइंड, हमें मालूम क्या करना है। उसके बाद आपने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद जब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है फार्मूला कि वी नो दैट, कि हम ये चीज़ जानते हैं। और उसके बाद आपने लास्ट में जो आंसर आपको आएगा उसको आपने हाईलाइट कर देना, उसको बॉक्स में कर दें और आंसर 7 वर्ड लिख दें। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स हासिल करने का ये एक तरीका है। साथ साथ ये चीज़ भी है, जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को करना है तो आपने जो न्यूमेरिकल चैप्टर के अंदर जो थ्योरी जो है उसमें जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब थ्योरी टाइप आर्टिकल थे, उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप सारे के सारे चैप्टर के फार्मूला जो हैं वो आपको लर्न हो जाए। जब आपको फार्मूला सारे लर्न हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल और आसान लगने लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल जो है 4.6 है। तो 4.6 न्यूमेरिकल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट जो है इसको रीड करेंगे जी। प्रॉब्लम नंबर है 4.6। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर है। कि स्टीयरिंग ऑफ कार है, उसका रेडियस कितना है? 16 सेंटीमीटर है। यानी ये आप लगा लो कि ये हमारे पास कार का स्टीयरिंग है, ठीक है जी। अब इसका रेडियस जो कह रहा है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर है। यानी आर रेडियस जो है ये वाला, इसको कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर है, यानी 16 सेंटीमीटर है हमारे पास। और फाइंड द, कहता टॉर्क, आपने टॉर्क मालूम करना है, प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब कपल की डिफाइन हमने पढ़ी थी कि कपल जो होता है, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। यानी एक लाइन पे जो है फोर्सेस ना हो तो इससे क्या होता है? कपल प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। अब ये रेडियस उसने हमें दिया था। अब इस सारे का डायमीटर जो होगा ये हमारा सारा एक डिस्टेंस टोटल बन जाएगा। ये भी आर कितना है? ये भी 16 सेंटीमीटर। यानी रेडियस उसने कितना दिया है? रेडियस उसने 16 सेंटीमीटर हमें दिया था। तो अब अगर हमने उसका डायमीटर निकालना है तो हमें पता है कि डायमीटर के लिए 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या निकल आएगा? हमारे पास डायमीटर निकल आएगा। इस न्यूमेरिकल को करने के दो तरीकाकार हैं। या तो आप फोर्स को डबल कर लो, यानी 50 न्यूटन की फोर्स उसने बताया था तो इधर भी 50 न्यूटन की लगेगी, इधर भी 50। क्यों? क्योंकि कपल की वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। तो उसमें हमने बताया था अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस,
यानी टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से कपल प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब उसने एक फोर्स दे दिया 50 न्यूटन है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे भी 50 न्यूटन की फोर्स लगेगी। फिर आप रेडियस r 16 सेंटीमीटर रख के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फोर्स को डबल नहीं लिखना, आपने 50 न्यूटन नहीं करना, तो फिर आपको ये इसका सारा वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो निकालना पड़ता है। ये कपल वाले टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल में आपको ये चीज़ बताई थी। तो अब लिखते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा हमें क्या दिया है। एक तो हमें फोर्स यहाँ पे गिवन है, फोर्स F जो है वो हमारे पास है जी 50 न्यूटन, और उसके बाद उसने R दिया हमारे पास, जो कि रेडियस है R 16 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायमीटर सारा इसका ले लेते हैं। तो डायमीटर हमारे पास R ही इसको लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, तो टोटल आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब इसको आपने लेके जाना है मीटर में, क्योंकि हमने टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। तो इसलिए इसको आपने किस में लेके जाना है, इसको मीटर में। 32 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसकी आप डिवीजन करें तो ये आ जाएगा 0.32 मीटर आ जाएगा हमारे पास। यानी 0.32 जो है हमारे पास वो मीटर में क्या आ गया, R आ गया। यानी R में लिख देता हूँ यहाँ पे कि R हमारे पास है 0.32 मीटर। और फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है जी टॉर्क, आपको टॉर्क जो है वो मालूम करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि टॉर्क का फार्मूला था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, या फोर्स और मोमेंट आर्म का जो हासिल ज़रब होता है उसको भी क्या बोलते हैं, टॉर्क ही बोलते हैं। इसलिए F क्रॉस R लिख लेते हैं यहाँ पे, या इसको आप L भी लिख सकते हो, दोनों मेथड है। तो F कितना हमारे पास है, अब वैल्यूज लगाते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई R कितना हमारे पास है 0.32 है। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितना आता है हमारे पास। जीरो 0.32 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 50 करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 16। इसका मतलब कि हमारे पास टॉर्क जो प्रोड्यूस होएगा वो कितना आ गया, 16 न्यूटन मीटर। और मैंने आपको बोला था कि आंसर को आपने हाईलाइट करना है, इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट करना है, मतलब बॉक्स कर दें। इसको बॉक्स करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें आंसर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको 5/5 मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 4.7। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है जी 4.7। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है। कहता है पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, कि एक पिक्चर फ्रेम है, इसको आपने 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है आपने। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। जो टेंशन स्ट्रिंग में है वो 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, आपने पिक्चर फ्रेम का वेट मालूम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर फ्रेम बना लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी एक पिक्चर फ्रेम। अब इसको आपने 2 स्ट्रिंग के साथ क्या किया हुआ है, वो आपने हैंग किया, और इनके अंदर टेंशन जो है, एक टेंशन को हम T1 का नाम दे देते हैं और दूसरी टेंशन को हम T2 का नाम देते हैं। अब T1 जो टेंशन है वो कहता है 3.8 न्यूटन है, यानी ये हमारे पास टेंशन जो है वो 3.8 न्यूटन है, और दूसरी टेंशन जो है वो है 4.4 न्यूटन। और इसका वेट जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने मालूम करना है कि इसका वेट कितना होगा। यानी ये 2 स्ट्रिंग के साथ उसने पिक्चर फ्रेम को हैंग किया है, और W इसका वेट हमने मालूम करना है कि कितना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमें दिया 2 टेंशन उसने दी हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे T1 टेंशन जो है वो 3.8 न्यूटन है, और T2 टेंशन जो हमारे पास है वो है 4.4 न्यूटन। मालूम क्या करना है हमें, W वेट जो है वो मालूम करना है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करना है हमने, अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि 2 टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, फ्रेम जिसको हमने हैंग किया हुआ है, तो इसलिए
अब देखें कि इसमें टेंशन जो है T1 और T2 वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में है दोनों टेंशन, और वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम नेट टेंशन देखते हैं कि कितनी हमारे पास आ रही है। तो टेंशन T जो हमारे पास होगी वो बराबर होगी T1 टेंशन प्लस T2 टेंशन। अब T1 कितना हमारे पास है 3.8 न्यूटन प्लस T2 जो टेंशन हमारे पास है वो है 4.4 न्यूटन। अब इनको हम सम करते हैं, तो टेंशन हमारे पास जो होगी इसको सम कर लें आप, 8 और 4 का सम किया 12 आएगा, 4 और 3 7 और एक कैरी वाला, तो 8 हमारे पास ये आ जाएगा 2 न्यूटन आ जाएगी। ये हमने मालूम किया जी टेंशन, लेकिन हमने तो वेट मालूम करना था। अब वेट कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है इस चीज का कि जो टेंशन हमारे पास हैं T इज इक्वल टू था, हमने अभी फार्मूले में लगाया T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 था। यानी देखिए टेंशन T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 था। इसको सम करने के बाद हमारे पास टोटल टेंशन आई थी 8.2 न्यूटन। अब हमें पता है कि जो अपवर्ड फोर्सेस होती हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस, इनको हम एक दूसरे के बराबर रखते हैं। यानी ये सारी टेंशन T जो है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, टेंशन T जो होगी वो वेट W के बराबर आ जाएगी। यानी ये अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, ये डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि जो अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं या डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही होती हैं तो इनको एक दूसरे के हम बराबर रख सकते हैं। तो टेंशन T इज इक्वल टू W वेट के बराबर आएगा। यानी W हमें मालूम करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास टेंशन T का हमने आंसर निकाला था वो कितना आ रहा है 8.2 न्यूटन। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 8.2 और साथ में न्यूटन, इसका यूनिट लगा दिया। यानी न्यूमेरिकल के साथ आपने यूनिट लाजमी लगाना होता है क्योंकि इसका 0.5 मार्क्स होते हैं। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका 0.5 मार्क्स जो है कट जाता है। अब ये देखिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया और साथ में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आंसर। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल जो 4.7 वो मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर जो है अब स्टार्ट हम करते हैं 4.8। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो है 2 फिगर्स बनाई हुई हैं। यानी एक ब्लॉक जो हमारे पास है 5 kg का है और दूसरा ब्लॉक जो हमारे पास है वो है 3 kg का। एक ब्लॉक 5 kg का और दूसरा हमारे पास क्या है 3 kg का है। कहता है 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 string। यानी 2 ब्लॉक हैं, हमने जो एक 5 kg का है और एक हमारे पास कितने का है 3 kg का है। प्रॉब्लम नंबर 4.8 में हम बात कर रहे हैं। तो इन मैसेज को आपने सस्पेंड किया स्ट्रिंग के साथ, तो फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमने टेंशन जो है वो हर स्ट्रिंग के अंदर मालूम करनी है और टोटल टेंशन भी इसमें फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा ज़रा कि हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें एक जो है मैस उसको M1 का नाम दे देता हूँ मैं और दूसरे मैस को M2 का नाम दे देता हूँ। यानी एक मैस M1 हमारे पास 3 kg है और M2 हमारे पास जो है वो है 5 kg। यानी इस मैस को हमने M1 का नाम दिया और इस मैस को M2 का नाम दिया हुआ है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू जो होती है हमें मालूम है 10 ms-2 होती है, याद रखिएगा। अब फाइंड क्या करना है, हमने मालूम करना है टेंशन T1 एक तो मालूम करनी है हमने और दूसरी टेंशन जो है वो T2 मालूम करेंगे और टोटल टेंशन जो होगी वो भी हम मालूम करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक जो मैस M1 वाला है ये किसके साथ अटैच है, इस मैस M2 के साथ अटैच है। तो टोटल टेंशन भी इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको किस तरह से हम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनके वेट निकालेंगे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेट जो है वो हम निकालते हैं। अब हमें पता है कि जो टेंशन होती है T वो W वेट के बराबर होती है। यानी अगर ये ब्लॉक है तो इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसके अंदर टेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। यानी इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन T क्या है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके अंदर अगर हमने टेंशन मालूम करनी है तो इसको मैं टेंशन T1 का नाम दे देता हूं। T1 इज इक्वल टू, अब W वेट हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। यानी मैस को अगर g के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। यानी जमीन कितनी कशिश के साथ जो है फोर्स के साथ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास mg होगा। यहाँ पे M1 मैस था,
तो हम इसको M1G लिखते हैं। अब मैस जो हमारे पास M1 है वो कितना है, वो है 3 kg, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई G हमारे पास है 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30। अब टेंशन T1 जो है ये हमारे पास आ गई 30, और टेंशन भी एक फोर्स ही है इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, फोर्स के यूनिट की तरह न्यूटन ही है। तो इस तरह से टेंशन T1 जो है हमने मालूम कर ली है। अब हम टेंशन T2 जो है वो मालूम करते हैं। हमें पता है फिर से टेंशन T W के बराबर होती है। अब टेंशन T2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, T2 जो होगी वो हमारे पास वो भी टेंशन, इसमें भी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए टेंशन T जो होगी वो हमारे पास W के बराबर होगी। तो टेंशन T यानी वेट के बराबर होगी। टेंशन T2 इज इक्वल टू, अब W इज इक्वल टू mg होता है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, m2g लिखेंगे, क्योंकि ये मैस m2 है इसलिए हमने m2g लिखा। टेंशन T2 इज इक्वल टू किसके आएगी, m2 हमारे पास कितना है 5 है, और g की वैल्यू कितनी हमारे पास है, g की वैल्यू हमारे पास है 10। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 50 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी। अब देखें ये मैस जो है 5 kg है और ये मैस कितना है 3 kg है, ये दोनों मैस आपस में क्या है, दोनों मैसेज आपस में अटैच हैं, तो इसलिए जो टोटल टेंशन हमारे पास है वो किसके बराबर होगी, टोटल टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर हम मालूम कर लेते हैं। टोटल टेंशन हमारे पास होगी T1 प्लस T2, यानी ये वाली टेंशन और इस वाली टेंशन को आप प्लस कर दो तो आपके पास टोटल टेंशन आ जाएगी 30 प्लस हमारे पास कितनी है 50 है। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना आ जाएगी 80 न्यूटन की टोटल टेंशन हमारे पास आ गई है, जो दोनों बॉडीज के यानी कि मैसेज के अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इसमें भी टेंशन थी, इसका वेट डाउनवर्ड था, इसकी टेंशन थी, वेट डाउनवर्ड था, तो क्योंकि दो मैसेज हमने हैंग किए हुए हैं तो इसलिए जो टोटल टेंशन हमारे पास आएगी वो T1 टेंशन, इसकी टेंशन और इसकी टेंशन को हमने सम कर दिया है, तो इस तरह से टोटल टेंशन हमारे पास कितनी आ गई है, वो हमारे पास 80 न्यूटन आ गई। इसको आप इस तरह से लिख लें यानी हाईलाइट कर लें। तो इस तरह से हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर जो है, न्यूमेरिकल नंबर 4.8 जो है वो मुकम्मल हुआ। हमने इसमें टेंशन जो टोटल टेंशन थी वो भी फाइंड कर ली और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन थी यानी हर एक स्ट्रिंग की टेंशन वो भी हमने मालूम कर ली है। तो प्रॉब्लम नंबर है 4.9। 4.9 प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगा आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है जी 4.9। तो 4.9 में कहते हैं ए नट हैज़ बीन टाइड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। आप एक 200 न्यूटन की फोर्स लगा के एक नट को क्या करते हो, टाइड करते हो। इन एक स्पाइनर की मदद से आप एक नट जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ये स्पाइनर की लेंथ जो है, ये तो मेरे पास जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन आपने कितनी लेंथ का यहाँ पे बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो स्पाइनर है। What length of the spanner is required to lose the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। यानी पहले 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो आपको यानी फोर्स थी 200 न्यूटन की और स्पाइनर की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। अब कहता है कि आपको कितनी लेंथ का स्पाइनर यूज करना पड़ेगा जब आप फोर्स लगाओगे 150 न्यूटन की, यानी फोर्स आप थोड़ी लगाओगे तो स्पाइनर की लेंथ ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। तो जब स्पाइनर के ऊपर आपने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप 150 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, यानी फोर्स आप कम लगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि हमें उसकी लेंथ जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें स्टेट इस चीज़ के बारे में करता था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, और वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। और हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमने इस चीज़ के बारे में बताया था कि दुनिया में जितने भी नट हैं, ज़्यादातर तकरीबन नट जो हैं वो क्लॉकवाइज टाइट होते हैं, क्लॉकवाइज बंद होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, खुलते हैं। इन नट क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की सिमत में नट क्या होता है, बंद होता है, यानी इस डायरेक्शन में नट जो होता है वो टाइट होता है और इस डायरेक्शन में नट क्या होता है, वो खुलता है, यानी लूज होता है। ये नट टाइट होगा, इस डायरेक्शन में क्या होता है, वो नट खुलता है। तो अब जो गिवन डाटा हमें दिया वो हम लिखते हैं, कहता है नट हैज बीन टाइड बाय अ फोर्स ऑफ
200 न्यूटन। तो गिवन डाटा में हम फोर्स F1 सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 200 न्यूटन की। उसके बाद स्पाइनर की जो लेंथ है इसको हम L1 का नाम देते हैं, और ये हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्पाइनर की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहते हैं व्हाट लेंथ ऑफ द स्पाइनर इज रिक्वायर्ड, आपको स्पाइनर की कितनी लेंथ जो है वो चाहिए होगी टू लूज द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, यानी 150 न्यूटन की फोर्स लगा के आपको कितनी लेंथ का स्पाइनर चाहिए होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। लेकिन पहले फोर्स लिख लें। F2 हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास है 150 न्यूटन। अब आपको मालूम क्या करनी है? आपको मालूम करनी है L2 लेंथ, यानी ये आपने लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो अब हम इसमें फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम लिखेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें क्या स्टेट करता था कि क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स होता है और इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में इस चीज़ को डिस्कस किया था। और इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अ बॉडी इज बैलेंस इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर होगा उसका सम करने पे, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। इन्हें हम यहां पे लिखेंगे F1 क्रॉस L1 इज इक्वल टू F2 क्रॉस L2। अब हमें मालूम क्या करना है? L2। हम L2 को एक साइड पे लिख लेते हैं, F1 मल्टीप्लाई L1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास? F2। इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। L2 इज इक्वल टू आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई L1 ओवर क्या हमारे पास होगा? F2 होगा। L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई L1। F1 कितना हमारे पास है ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है 200 न्यूटन, मल्टीप्लाई L1 कितना हमारे पास है वो है 10, और F2 कितना हमारे पास है? F2 हमारे पास है 150 न्यूटन। तो अब इसकी हम क्या करते हैं? इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 200 डिवाइडेड 200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय हमने करना है 150 पे, तो ये हमारे पास आ रहा है 13.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास L2 जो है वो हमने मालूम कर लिया, यानी कि हमने स्टेटमेंट में यही चीज़ बयान की थी कि व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, यानी आपने उसी नट को 150 न्यूटन की फोर्स से आपने जो है लूज करना है। तो लेंथ स्पैनर की फाइंड करनी थी, तो लेंथ ऑफ स्पैनर जो है हमारे पास कितनी आ गई? 13.33 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा 4.9 न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। तो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है जी 4.10। तो सबसे पहले इसकी हमने स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से रीड करना होता है। अब स्टेटमेंट क्या है? ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपने बैलेंस करना है बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार, यानी बार के दूसरे एंड पे आपने कितनी फोर्स लगा के उसको बैलेंस करना, वो आपने फोर्स मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसकी मैं फिगर भी बना देता हूँ, यानी एक वेज मैं लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक स्केल जो है ये बना देता हूँ इस तरह से करके। ये मीटर रॉड है और इसकी लेंथ आप सपोज करें 1 मीटर है। अब इस पे एक साइड पे उसने क्या किया हुआ है, एक साइड पे उसने एक मैस जो है 10 kg मैस जो वो अटैच किया हुआ है, यानी 10 kg मैस है। अब इसका वेट W इज इक्वल टू mg जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस तरह से दूसरी साइड पे हमारे पास इसको पॉइंट A का नाम दे देते हैं हम, और वेज वाले पॉइंट को हम C का नाम देते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी 50 सेंटीमीटर पे मीटर रूल जो 1 मीटर लॉन्ग होता है 50 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। तो उधर हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, और इधर उसने एक फोर्स जो है
वो W जो है वो मालूम करनी है कितनी होगी, और इस पॉइंट को हम B का नाम देते हैं। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने बताया कि 50 सेंटीमीटर है। और ये वाला डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस वेट तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। यानी ये वाला डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये जो उसने मैस अटैच किया हुआ है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें मालूम है वो लिखते हैं। लेंथ ऑफ मीटर रॉड जो है वो मालूम है, L1 मीटर है, वो हम लिख लेते हैं। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो लेंथ ऑफ रॉड जो है वो 1 मीटर है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ का हमें पता है। उसके बाद मैस कितना दिया, हमें गिवन दिया है, मैस है 10 kg, हम वो लिख लेते हैं 10 kg मैस है। और वेट अगर हमने फाइंड करना तो वेट हमें पता है मैस को G के साथ मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। मैस 10 है, G भी 10 है, तो W वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 न्यूटन आ जाएगा। वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 न्यूटन आ जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड जो है वो AC हमारे पास जो है वो कितना है, यानी इस लेंथ को हम L1 का नाम देते हैं। इतनी लेंथ जो है इसको हम L1 का नाम देते हैं जी। ये इतनी लेंथ जो हमारे पास है ये L1 है, और इस लेंथ को हम L2 का नाम देते हैं। इतनी लेंथ को हम किसका नाम देते हैं, L2 का नाम देते हैं। अब जो L1 हमारे पास है वो कितनी है, L1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेके जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इस तरह से जो L2 लेंथ हमारे पास है, L2 लेंथ वो कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 हम कर देंगे सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। यानी ये 50 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में लेके जाना, 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.5 मीटर आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने वो फोर्स मालूम करनी है जो इस साइड पे 10 kg का मैस है उसको बैलेंस कर दे। ये वाली फोर्स हमने मालूम करनी है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आदमी कई ऐसे अपने कंधे पर डंडा सा रख लेते हैं और पीछे उनके वेट होता है, वो ऐसे करके पकड़ के उसको बैलेंस करते हैं, वो फोर्स लगा के उसको बैलेंस करते हैं, और वही फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो हमारे पास F होगा फोर्स वो मल्टीप्लाई इस लेंथ से साथ होगा। इस तरह से ये वेट जो होगा वो इस मूवमेंट आर्म जो इसका डिस्टेंस है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। यानी हम लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हमारे पास है वो हम देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई इस मोमेंट आर्म को, यानी F क्रॉस L2 लिख लेते हैं हम यहां पे। F क्रॉस L2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेट मल्टीप्लाई ये वाला मोमेंट आर्म जो लेंथ है L1 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो W मल्टीप्लाई क्या होगा, L1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है, तो F इस साइड पर आ जाएगा, ये बराबर होगा W मल्टीप्लाई L1 ओवर क्या होगा हमारे पास L2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। L2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम इधर क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो लगा देंगे। F इज इक्वल टू W हमारे पास कितना है, W हमारे पास है 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई L1 कितना हमारे पास है, L1 हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय L2 कितना हमारे पास, L2 हमारे पास है 0.5। तो F इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इसकी हम जो है अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास F आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 40 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, फोर्स हमारे पास आ गई जी 40 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है।
अब हमने यानी कि वो फोर्स मालूम कर ली है जो क्लॉकवाइज टार्क जो होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होगा जिससे बराबर होगा, और जिस फोर्स को लगाने से हम इस वेट को या मैस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने जो सैंपल प्रॉब्लम हमारे पास थे यानी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने 4.6 थे 4.10 तक जो है वो मुकम्मल की हैं। तो आज हमारे न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब जो अक्सर मैं चैप्टर जब भी खत्म होता है मैं कहता हूं आपको कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से सारे चैप्टर को आपने तैयार करना है। चैप्टर को तैयार करने के बाद आपने न्यूमेरिकल्स को भी अच्छी तरह से देखना है और आपने सेल्फ टेस्ट लेना है, यानी इसमें आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपने बना सकते हो, एक आप जो है आर्टिकल रखें इसमें यानी थ्योरी वाला क्वेश्चन रखें, और एक आप जो है प्रॉब्लम इसमें लिखें आप। तो इस तरह से अपना सेल्फ टेस्ट लें और इसी में से आप एमसीक्यूज बनाएं, जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको आप जो है वो शामिल करें साथ। तो सेल्फ टेस्ट लें, इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, यानी आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपने साथ साथ जो मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी एमसीक्यूज करवाए हैं, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, तो आपने साथ साथ सारा काम किया होगा। फिर भी आपने इसको रिवाइज करके अपना सेल्फ टेस्ट जरूर लेना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं उन पे मैं आपको प्रॉब्लम्स पे निशान लगवाता हूँ, आप उसको साथ साथ नोट करिएगा। 4.2 प्रॉब्लम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.3 प्रॉब्लम जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 4.6 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और 4.9 यानी 4.2, 4.3, 4.6 और 4.9, और एक और आप साथ करें वो है 4.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन पे आप साथ ही इंपॉर्टेंट का जो वो टिक लगा लें, इंपॉर्टेंट लिख लें इन पे, क्योंकि ये बोर्ड के जो अब एग्जाम आपके होने हैं तब ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपने और अच्छी तरह से तैयार करना है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।